प्यारे बच्चों, आज हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर का पूरे चैप्टर का सारांश पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इसको सारांश रूप में मैं आपको समझाऊंगी। इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से हैं मेंडल के नियम और लक्षणों की वंशागति के लिए मेंडल ने जो योगदान दिया, इसके अलावा जैव विकास कैसे हुआ और एक कहानी के रूप में, भृंगों की कहानी के रूप में जैव विकास को समझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपार्जित एवं आनुवांशिक लक्षण है इस चैप्टर में, नई जातियों का विकास कैसे होता है और विकासीय संबंध कैसे खोजे जाते हैं जीवों के वर्गीकरण द्वारा, और जीवाश्म कैसे मदद करते हैं जैव विकास को समझने में, इन सब चीज़ों के बारे में। और अंत में इस चैप्टर में कि मानव का विकास कैसे हुआ, जो आधुनिक मानव है उसका क्या इतिहास है, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आनुवांशिकता एवं जैव विकास में जो हमने सबसे पहले पढ़ना है कि आनुवांशिकता क्या चीज़ होती है। तो माता पिता या जनक से आनुवांशिक लक्षणों का संतान में संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर मैं माता पिता कह रही हूँ तो इसका मतलब सिर्फ मनुष्य से या उसके माता पिता से नहीं है। इसका मतलब है माता पिता यानी जनक से मतलब है सभी सजीव जो जनन करते हैं, चाहे वह पेड़ पौधे भी क्यों ना हो और चाहे वह जीव जंतु क्यों ना हो। इस दुनिया के सारे, इस ब्रह्मांड के सारे सजीवों की बात हो रही है। जहाँ पे माता पिता या जनक की बात है तो केवल मनुष्य से लेके नहीं चलना है, कीट पतंगों से लेके, डायनासोर से लेके, व्हेल मछली से लेके, पेड़ पौधों तक सबकी बात हो रही है। तो जनक से आनुवांशिक लक्षणों का संतान में संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो माता पिता के लक्षण बच्चे में जाते हैं, और इसी कारण हम आराम से बिना किसी शक के ये कह सकते हैं कि एक बच्चा अगर अपने माता पिता के संग जा रहा है तो हम कहते हैं कि यह इनका बेटा है, और अगर उसके लक्षण नहीं मिलते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, यह इनका बेटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम किसी पड़ोसी के बच्चे के संग कहीं घूम रहे हैं या फिर हम अपने बच्चे के संग घूम रहे हैं तो साफ इसका पहचान हो जाती है, क्योंकि जो आनुवांशिक लक्षण हैं वह संतान में जाते हैं। इसी को आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता के जनक जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं, जिनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। ठीक है, और मेंडल ने जो अपने नियम दिए 1866 में, उन्होंने मटर के पौधे पर अपना शोध किया और 1866 में अपने 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम उनका है कि लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण या ट्रेट जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन जो जीव करते हैं उन जीवों में एक ट्रेट के 2 कॉपीज होते हैं, एक ट्रेट के जीन के 2 कॉपीज होते हैं, और इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे मटर के पौधे पे उन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे पर शोध किया, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में सभी जो हैं वो लंबे पौधे ही पैदा हुए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी लैंगिक जनन जीव वाले जीव होते हैं उनके जीन के 2 कॉपीज होते हैं, और इन प्रतिरूपों के एक समान होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो जो लक्षण परिलक्षित नहीं होगा पहली पीढ़ी में उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि वही लक्षण पहली पीढ़ी में आता है जो कि डोमिनेंट होता है, जो दूसरे को दबा देता है। जैसे उन्होंने लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे के भी संकरण करवाया, तो पहली पीढ़ी में जो मटर के पौधे हुए वो सारे लंबे ही थे, यानी लंबापन वहाँ पर प्रभावी लक्षण था। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अगला नियम उनका था पृथक्करण या युग्मों की शुद्धता का नियम। ठीक है, इसमें मेंडल ने क्या किया, लाल फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया। ठीक है, लाल रेड फूल और सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधों के संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी में सारे पौधे रेड कलर के फूलों वाले हुए, क्योंकि रेड कलर क्या था, प्रभावी। रेड कलर प्रभावी था तो वाइट कलर दब गया या छुप गया। तो पहली पीढ़ी में रेड कलर
प्रभावी हुआ, और जबकि जीन में दोनों के लक्षण थे, जो रेड और वाइट दोनों के लक्षण इसमें थे, लेकिन दिखने में कौन सा रंग दिखा? लाल रंग। ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में रेड कलर के फूल वाले मटर के पौधे और वाइट कलर के फूल वाले मटर के पौधे के बीच संक्रमण कराया। तो पहले पीढ़ी में केवल लाल रंग के फूलों वाले मटर के पौधे पैदा हुए, जबकि उनके में अंदर दबे हुए लक्षण दोनों थे, रेड और वाइट। और दूसरे F2 पीढ़ी में वाइट और रेड दोनों बने। जो उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी पैदा हुई मटर के पौधों की, तो उसमें वाइट फूल वाले पौधे भी पैदा हुए और रेड फूल वाले भी, जबकि पहली पीढ़ी में केवल रेड फूल वाले ही पौधे पैदा हुए थे। अब इन रेड फूल वालों के बीजों से जब दूसरी पीढ़ी का जन्म हुआ, तो वहाँ वाइट फूल वाले पौधे भी आ गए, यानी कि युग्मक शुद्ध रूप से बने हुए थे और तभी स्वतंत्र रूप से परिलक्षित हुए, यानी कि वाइट कलर मिक्स नहीं हुआ था, वाइट रेड के संग मिक्स नहीं हुआ था, इसीलिए शुद्ध रूप से बने होने के कारण ही अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से परिलक्षित हो गए। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अगला नियम उनका नियम था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि 2 या अधिक लक्षणों के जोड़ों के संकरण में प्रत्येक जोड़ा स्वतंत्र कारक के रूप में स्थानांतरित होता है, यानी कि जब हम 2 लक्षण वाले पौधों का आपस में संकरण कराते हैं तो प्रत्येक जोड़ा स्वतंत्र कारक के रूप में स्थानांतरित होता है, यानी कि जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये मेंडल के नियम थे तीनों। मेंडल आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। आनुवांशिकी है क्या? आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स क्या है? अध्ययन है, एक अध्ययन है। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स एक अध्ययन है। किसके बारे में? आनुवांशिकता के बारे में और विभिन्नता या विविधता के बारे में। विभिन्नता या विविधता का मतलब क्या है कि या तो विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ अगली पीढ़ी में जाएंगे, या आनुवांशिक विचलन के कारण विभिन्नता या विविधता आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा माता पिता का पूरा प्रतिरूप नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि आनुवांशिक विचलन के कारण विभिन्नताएं आ जाती हैं। और कुछ लक्षण सीधे सीधे अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। तो आनुवांशिकी में हम दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो लक्षण सीधे अगली पीढ़ी में पूर्ण विश्वसनीयता के साथ गए उनका भी, और जो लक्षण नहीं गए यानी कि बच्चे में जो विभिन्नताएं आ गई माता पिता से अलग, तो उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो विभिन्नताएं 2 तरह की आ सकती हैं, एक तो शारीरिक विभिन्नता और एक जनन की कोशिका में ही विविधता आ जाती है। ठीक है, तो विभिन्नताएं जो बच्चे में हम देखते हैं, एक तो शारीरिक विभिन्नता देखते हैं और दूसरा हम देखते हैं कि बच्चे की जनन कोशिका में ही विभिन्नताएं आ गई। इन दोनों में भी अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है? जो शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। ठीक है, और जैव विकास में सहायक भी नहीं होती, और ये उपार्जित लक्षण होते हैं। जैसे माना कोई बच्चा अपने कान को छेदता है, तो कान छेदना एक उपार्जित लक्षण है। ऐसा नहीं है कि अगर वो अपने जीवन भर कानों को छेद कर रखेगा तो उसके बच्चा भी कानों में छेद लिए हुए पैदा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप भी समझ रहे होगे। तो ऐसे लक्षण उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो बच्चे में जो शारीरिक विभिन्नता आती है वो अगली पीढ़ी में स्थान नहीं होती है। शारीरिक विभिन्नताएं खुद भी पैदा की जा सकती हैं, जैसे कानों को छेदना, कुत्तों की में पूंछ काटना। अगर हम किसी कुत्ते के बच्चे के जीवन भर पूंछ को काटते रहें यानी बड़ी ना होने दें, तो क्या उस कुत्ते के जो बच्चे होंगे वो बिना पूंछ वाले होंगे? नहीं, बिना पूंछ वाले नहीं होंगे, क्योंकि ये कैसे लक्षण है? उपार्जित लक्षण है। तो शारीरिक विभिन्नता यानी विविधता जो माता पिता से बच्चे में, एक तो आनुवांशिक गुण आते हैं जो कि हूबहू माता पिता से बच्चे में चले जाते हैं, एक आते हैं विभिन्नताएं ली हुई लक्षण, मतलब कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं, अंतर भी होता है बच्चों में माता पिता से। तो अंतर 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक अंतर होता है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक भी नहीं होते, और ये उपार्जित लक्षण होते हैं। जैसे बच्चा अगर कान छेदता है या बालों का स्टाइल कैसे रखता है, वैसे ही अगर हम कुत्ते की पूंछ को हमेशा काटते रहें, तो ऐसे लक्षण उपार्जित लक्षण हैं जो अगली पीढ़ी में नहीं जाते। लेकिन अगर विविधता ऐसी है, जनन कोशिका में ही विविधता आ जाती है, यानी कि बच्चे की कोशिका में ही विविधता आ जाती है। कब आएगी ये विविधता? डीएनए प्रतिकृति बनते समय, जब माता पिता से संतान की डीएनए प्रतिकृति बनती है, उस समय बच्चे की जनन कोशिका में ही अंतर आ जाता है,
तो वह अंतर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है और जैव विकास में सहायक होता है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं। तो जो अंतर बच्चे की जनन कोशिका में आ जाता है, माता पिता से बच्चा बनते समय जो अंतर जनन कोशिका में आता है, वे ही अंतर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं और इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मानव में बालों का रंग और शरीर की लंबाई। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत जगह बहुत बड़ी लंबाई के व्यक्ति रहते हैं और कहीं जैसे इंग्लैंड में है, वहाँ के लोगों के बालों का रंग बिल्कुल अलग होता है, तो उनके बच्चों के बालों का रंग भी हमेशा वही रहता है। तो ये इसलिए क्योंकि यह लक्षण जो हैं वो आनुवांशिक लक्षण हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और यह परिवर्तन कहाँ आता है? जब माता पिता से बच्चे की कोशिका बनती है, उस समय जनन कोशिका में ही ये विभिन्नता आ जाती है, जिसके कारण ये लक्षण अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होती हैं और अगले पीढ़ी को जाने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको आनुवांशिकी बताया, अगली बार मैं आपको जैव विकास समझाऊंगी।